नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम 11th कंप्यूटर साइंस के यूनिट 4 का प्रैक्टिकल सेक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिजिटल इमेज एडिटिंग और इसमें हम एडोब फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे। फोटोशॉप वाले चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो वाले सारे प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 4 11th कंप्यूटर साइंस, जिसका नाम है डिजिटल इमेज एडिटिंग विद फोटोशॉप। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो होगा आपका थ्योरी वाला, जिसमें हम थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे इस चैप्टर का। सेकंड जो वीडियो होगा वो होगा प्रैक्टिकल वाला, इसमें हम प्रैक्टिकल सेक्शन कवर करेंगे। और थर्ड वीडियो होगा हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इसमें हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये तीनों वीडियो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बनाए हुए हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट से वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको रेलिवेंट मटेरियल भी मिलेगा। जो लोग थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी वाला वीडियो देखें, जो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखें, और जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इकट्ठे, तो वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखें। ये तीनों वीडियो आपको हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे भी मिल जाएंगे। आप आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। आज के जो इस वीडियो के जो मेन टॉपिक होने वाले हैं प्रैक्टिकल वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल करेंगे वो करेंगे हम हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप, फोटोशॉप के कंपोनेंट या फिर फोटोशॉप वर्कस्पेस के बारे में पढ़ेंगे। पैलेट्स इन फोटोशॉप के बारे में देखेंगे। फोटोशॉप के टूल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फोटोशॉप में हम नई फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं और सेव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे वो होगा रिफाइन सिलेक्शन एजेस। नेक्स्ट जो टॉपिक का हम प्रैक्टिकल करेंगे वो होगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो हम कवर करेंगे वो होगा क्रॉपिंग, रोटेटिंग और फ्लिपिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिसाइज इमेज टू ए प्रीसेट साइज और एनलार्ज एनी इमेज। रूलर्स और गाइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे इस यूनिट में, और हाउ वी कैन चेंज दी प्रिंट साइज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी देखेंगे। कलर मोड्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप में, ये वाला सेक्शन भी कवर करेंगे। और लास्ट हम डिजिटल कोलाज, जो कि हमारा मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके बारे में देखेंगे। डिजिटल कोलाज हम मल्टीपल वे से बना सकते हैं, तो मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा अलग अलग से, जिससे आप डिजिटल कोलाज क्रिएट कर सकें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस सिस्टम में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें विंडो 8 इंस्टॉल है हमारी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फोटोशॉप का हम CS6 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है कि फोटोशॉप को स्टार्ट कैसे करना है और कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे फोटोशॉप के वर्क स्पेस के। तो विंडो 8 में आपने क्या करना है, विंडो की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आप फिर टाइप करेंगे फोटोशॉप, तो आपको एडोब फोटोशॉप CS6 यहाँ पे आ जाएगा सजेशन में। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटोशॉप क्या हो जाएगा, ओपन होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटोशॉप का वर्क स्पेस ओपन हो गया है हमारे पास। उसके बाद है मेरा कि फोटोशॉप के कंपोनेंट्स या वर्क स्पेस ऑफ फोटोशॉप, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। यहाँ टॉप से शुरू करता हूँ। ये सबसे टॉप पे है हमारी फोटोशॉप की मेनू बार। उसके जस्ट नीचे है हमारे पास ऑप्शन बार। जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे ऑप्शन बार में आ जाएंगी। जैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया होगा तो टेक्स्ट की स्टाइल, साइज आपको ऑप्शन बार में दिख जाएंगे। उसके जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स दिखाई दे रहे हैं। हमारे राइट साइड आपको पैलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्टाइल, कलर, स्वेचेस, ये पैलेट हैं। अगर मुझे कोई और पैलेट ऐड करना है यहाँ पे तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे हिस्ट्री पैलेट, नेविगेटर पैलेट। तो इस तरह मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट मेरा एम्प्टी है, अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पे कुछ ओपन किया होता तो उन कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इस पैलेट में आ जानी थी। जैसे ही आपने नई इमेज क्रिएट करनी होगी तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है और फाइल नेम दे देना है PSD का। हाइट विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ड्राइंग विंडो ओपन हो गई हुई है। जो नए वाले वर्जन है उसमें इसको डॉक्यूमेंट विंडो भी बोलते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन में कुछ एक नाम थोड़े से मॉडिफाई कर दिए हुए हैं, जैसे टेक्स्ट टूल को टाइप टूल बोल दिया हुआ है। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लेनी है। तो ये था आपका वर्क स्पेस ऑफ फोटोशॉप।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है पैलेट इन फोटोशॉप। ये मेरा फोटोशॉप में एक इमेज ओपन हो रखी हुई है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे पैलेट्स दिखाई दे रहे हैं। कलर पैलेट में मेरा जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होगा और उनकी वैल्यू दिखाई दे रही है RGB कलर मोड में। स्वेचेस में आप देख सकते हैं मेरे को कलर की कलेक्शन दिखाई दे रही है। मैं कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकता हूँ, कोई नया कलर यहाँ ऐड कर सकता हूँ। स्टाइल में मेरे को ये डिफरेंट स्टाइल शो हो रहे हैं। लेयर पैलेट में आप देखेंगे तो ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी लेयर शो हो रही हैं। एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट की एक लेयर तो जरूर होगी। अगर मैंने नई लेयर ऐड करनी है तो मैं न्यू लेयर पे क्लिक करके नई लेयर ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे पास हिस्ट्री पैलेट है। मैंने जो भी काम किया, जैसे डॉक्यूमेंट को ओपन किया, नई लेयर क्रिएट की, तो ये सारे एक्शन मेरे सेव हो जाएंगे और उनकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद है मेरा नेविगेटर पैलेट। अभी ये शो नहीं हो रहा है। इन पैलेट को मैं हाइड और शो कर सकता हूँ विंडो मेनू में जाके। जिनके ऊपर टिक लगा होगा वो शो हो रहे होंगे, जिनके ऊपर टिक नहीं लगा है वो हाइड है। तो अब मैं नेविगेटर पैलेट को एक्टिवेट कैसे करूंगा, तो क्लिक करूंगा तो ये नेविगेटर पैलेट मेरा शो हो गया। इससे मैं पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी नेविगेट कर सकता हूँ। जैसे अगर आपने इसको जूम किया हुआ है तो मेरे को ये एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में मैं कहाँ पे हूँ अभी, और मैं इस पे नेविगेट कर सकता हूँ किसी भी लोकेशन पे इजीली। ये जूम का बटन आ रहा है, जूम इन जूम आउट का, मैं इसको बड़ा छोटा करके भी यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये थे हमारे डिफरेंट पैलेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर, स्टाइल, स्वेचेस, लेयर पैलेट, नेविगेटर और हिस्ट्री पैलेट। मैं इनको जब चाहे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और रिमूव करने हो तो रिमूव भी कर सकता हूँ क्रॉस पे क्लिक करने के बाद। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है टूल्स इन टूल बॉक्स। अब मैं आपको टूल बॉक्स के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल मार्की टूल लेता हूँ। ये मैंने टूल लिया। मेरे को जो भी एरिया सेलेक्ट करना था मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने Ctrl+C दबाया और Ctrl+B प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नई लेयर ऐड हो गई, जिसमें मैंने जो एरिया कट किया वो नई लेयर में स्टोर हो गया। अब मैं मूव टूल लूंगा और मूव टूल से एरो से मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया मैंने कट किया था वो सिलेक्ट हो गया हुआ है। इस एरिया को मैं अपने डॉक्यूमेंट में भी ले जा सकता हूँ जहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आपका जो एलिप्टिकल मार्की टूल है वो भी काम करता है। इसमें आप एलिप्स या सर्कुलर फॉर्म में सिलेक्शन कर सकते हैं। Ctrl+C और Ctrl+B और मूव टूल से आप देख सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो गया हुआ है। आप इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टूल है वो है लेसो टूल। यहाँ पे देख सकते हैं लेसो टूल आपका फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। आप लेसो टूल को सिलेक्ट कीजिए और जो भी एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको फ्रीली सिलेक्ट कीजिए। ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब Ctrl+C Ctrl+B करके देखेंगे तो आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट हो गया हुआ है। आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप ले जाना चाहते हो। ये डिफरेंट एलिमेंट मैं बता रहा हूँ कि आप इन डिफरेंट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम मेरा नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीगन लेसो टूल। इससे थोड़ी सिलेक्शन और इजी हो जाती है। आपकी स्ट्रेट एजेस में सिलेक्शन होती है, देख सकते हैं। मेरे को क्लिक करना है और वो लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। सेम प्रोसेस Ctrl+C Ctrl+B, नई लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। मूव टूल लूंगा मैं और इसको मूव करके देख लूंगा तो मेरा एरिया क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इस जहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं इसको मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरा टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल। इसमें मेरी सिलेक्शन थोड़ी और इजी हो जाती है। मेरे को जहाँ भी सिलेक्शन करनी है ये ऑटोमेटिकली एजेस को कवर कर लेगा। मेरे को जस्ट माउस मूव करना है, वो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो अब मेरा ये जो एरिया है वो सिलेक्ट हो गया हुआ है। इससे आपकी सिलेक्शन और फास्ट हो जाती है। उसके बाद मेरा टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। जैसे इसका नाम है से आपकी सिलेक्शन क्विकली हो जाती है। ये मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया। अब जहाँ पे भी मैंने जो भी चीज सेलेक्ट करनी थी, ये देखो मैंने जरा सा क्लिक किया और उसने पूरा एरिया जो भी मैंने सेलेक्ट किया उससे मिलता जुलता जो भी एरिया था सारा सिलेक्ट कर दिया। जैसे अगर मैं इसको ब्लू पे करता हूँ क्लिक तो ब्लू वाला भी एरिया इसने सिलेक्ट कर दिया। ये ऑरेंज वाला करूंगा तो ऑरेंज वाला भी, ये तो तीनों एरिया सिलेक्ट कर लिए। Ctrl+C Ctrl+B करूंगा तो आपके पास एक नई लेयर बन जाएगी। मूव टूल से आप क्या कर सकते हो, इस सिलेक्शन को कहीं पे भी ले जा सकते हो। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रॉप टूल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे ही मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल
रेक्टेंगल सी बन गई। अब जो भी एरिया मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं इस रेक्टेंगल के अंदर कर लूँगा, और जो मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको छोटा करूँगा ड्रैग करके, और उसके बाद जो बाहर का एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा। अगर बाहर आप माउस मूव करेंगे तो आपको एक एरो से आएगा, आप इस बाहर वाले एरिया को क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपका वो रोटेशन में जो सिलेक्शन है वो हो गई। ये आपका मेन लेयर पे काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रॉपिंग आप प्रॉपर साइज के साथ भी कर सकते हैं और मार्की टूल के साथ भी कर सकते हैं, वो मैं आप आगे बताऊंगा। नेक्स्ट टूल है मेरा आई ड्रॉपर टूल। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कलर का कोई इमेज बनानी है, कोई शेप बनानी है जिसका मेरे को कलर कोड नहीं पता है, तो मैं आई ड्रॉपर टूल से वो कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को ये कलर सेलेक्ट करना था, यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑरेंज जैसा एग्जैक्ट कलर, मेरे को इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो मैं आई ड्रॉपर टूल से इसको सिलेक्ट करूंगा और ये मेरा कलर बॉक्सेस में एक कलर आ गया हुआ है। अब मैं अगर कोई शेप ड्रॉ करूंगा तो मेरी शेप उस पर्टिकुलर कलर के साथ ड्रॉ हो जाएगी। तो मैं इसे कलर पिक कर सकता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये है हीलिंग ब्रश टूल का आइकन। ठीक है, जैसे इसका नाम है, अगर मैंने कोई बड़ी माइनर सी चेंज करनी है मेरे फेस पे, जैसे किसी पिक्चर के कोई मार्क है, ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, मैंने उनको रिमूव करना है, तो मैं हीलिंग ब्रश टूल से उनको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, उसके लिए पहले प्रॉपर इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज ओपन कर ली। ठीक है, आप इसको जूम कर लीजिए और हीलिंग ब्रश टूल लीजिए। ये राइट क्लिक करके आप जो सेटिंग है वो देख सकते हैं। मैंने इसका थोड़ा साइज छोटा कर लिया। हार्डनेस या सॉफ्टनेस आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, स्पेसेस, ये सारी चीजें राइट क्लिक करके आपको आ जाएंगी। एस्केप दबाएंगे तो वो सेटिंग चली जाएंगी। जो भी एरिया मैं चाहता हूँ कि हील के बाद मेरे को दिखे, तो मैं वो एरिया अल्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा। मैं अल्ट की दबाऊंगा कीबोर्ड से और क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो अब मेरा ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मैं जहाँ पे भी हीलिंग करना चाहूँगा वहाँ पे इस एरिया से मिलती जुलती हीलिंग हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, आप देखेंगे। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि वो हील हो रहा है। जहाँ से आपने सिलेक्शन की, जैसे ड्रैग करेंगे तो वहाँ पे एक प्लस बन रहा है और हीलिंग में आपको वो एरिया शो हो जा रहा है, बिल्कुल सेम। ये डिफरेंस देख सकते हैं। ये मैंने इसको ऐसे इसलिए रखा है कि ताकि आपको इसमें डिफरेंस नजर आ जाए। नेक्स्ट मेरा टूल है ब्रश टूल। यहाँ पे मैं ब्रश या पेंसिल ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं ब्रश टूल लेता हूँ। आप पेंसिल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे CS6 में इसका आइकन भी शो हो रहा है, इमेज भी शो हो रही है। राइट क्लिक करके मैं अपने ब्रश की सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज, इसकी हार्डनेस और इसकी सिलेक्शन, जो डिफरेंट मेरे को साइज अवेलेबल है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस जगह भी मेरे को पेंट करना है, मैं इस ब्रश को ड्रैग करूंगा तो मेरा पेंट वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टूल है वो है क्लोन स्टैम्प टूल। मेरे को एग्जैक्ट किसी चीज की क्लोन करना है तो मैं क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करूंगा। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ। अल्टर की से प्रेस करूंगा जिस एरिया को भी मेरे को क्लोन करना है। जैसे मैंने इस पे अल्टर की प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जहाँ पे भी क्लोनिंग करनी है इसकी, मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम जो भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उससे रिलेटेड मेरी सिलेक्शन यहाँ पे हो गई, क्रिएट हो गई। ये आप प्लस बनेगा यहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज यहाँ पे बनने वाली। ये आप मल्टीपल जगह पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोन बन जाएंगे आपके सेम साइज के। नेक्स्ट मेरा टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, आपने जितना भी काम किया यहाँ पे, माउस मूव या फिर ब्रश किया, कलर किया, उसकी एक हिस्ट्री बन गई हुई है और उसको देखने के लिए आप हिस्ट्री ओपन करेंगे। आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टूल है वो है इरेजर टूल। ये इरेजर की तरह काम करता है। अगर आपने कोई चीज रिमूव करनी है तो आप इरेजर टूल को लेंगे तो फ्री हैंड आप किसी भी चीज को वहां से रिमूव कर सकते हैं इमेज में से। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। अगर आपने दो डिफरेंट कलर में ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो आप ग्रेडियंट टूल यूज कर सकते हैं। आप जैसे सिलेक्शन करेंगे कोई भी और ग्रेडियंट टूल लेंगे, उसके बाद आपको ये पैटर्न शो हो जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं या अपना पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लाइन क्रिएट करूंगा तो मेरा जो ग्रेडियंट का इफेक्ट है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। आपने अगर ट्रांजिशन करनी है दो डिफरेंट कलर में तो आप ग्रेडियंट टूल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टूल है वो है ब्लर टूल। ठीक है, अगर आपने अपनी सिलेक्शन का कोई एरिया ब्लर करना है तो आप ब्लर टूल को यूज कर
करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ Ctrl+ से। ठीक है, अब ये 18 दिख रहा है। अगर मैं ब्लर टूल से इसको ब्लर करना चाहूँ तो मैं इससे ड्रैग करूँगा तो मेरा ये 18 हाइड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 74, ये टेक्स्ट हाइड हो गया। तो ये ब्लर टूल का काम है। Ctrl+ 0 से मैं नॉर्मल स्टेज पे आ जाऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पेन टूल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को या पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्रेम में मैं पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग पेन टूल। नेक्स्ट टूल है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इस टूल को आप पेन टूल के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई शेप ड्रॉ की हुई है यूजिंग पेन टूल, अगर उस शेप को अल्टर करना है, जैसे यहाँ पे कुछ एरिया छूट रहा है, तो अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉर्नर पे, तो ये डॉट्स ड्रॉ हो गए। एक बार फिर से मुझे इस डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद मैं यूजिंग एरो की अपने जो सिलेक्शन है उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है बर्न टूल, डॉज टूल और स्पॉन्ज टूल। बर्न टूल क्या करता है, आपका थोड़ा डार्क सा कर देगा। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं जिस भी जगह पे मैं इसको ड्रैग करूँगा जैसे बर्न हो जाती है कोई चीज़। मेरा जो नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट टूल या टाइप टूल बोलते हैं इसको मैं हॉरिजेंटली टेक्स्ट लिखने के लिए या वर्टिकल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं हॉरिजेंटल वाला सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। उस टेक्स्ट पे मैं जैसे ही सिलेक्शन करूँगा तो ऑप्शन बार में मैं इनकी प्रॉपर्टीज, साइज, सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, कलर, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया। अगर मैं वर्टिकल टेक्स्ट वाला करूँगा तो मेरा टेक्स्ट वर्टिकली आ जाएगा। यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट वर्टिकली आ रहा है। उसके बाद जो मेरा टूल है वो है पाथ सिलेक्शन टूल। जो भी मैंने पेन टूल से पाथ क्रिएट किया हुआ है उसको मैंने मॉडिफाई करना है तो वो मैं पाथ सिलेक्शन टूल से कर सकता हूँ। ये मेरा पाथ सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी उसी तरह काम करता है आपका। उसके बाद है शेप टूल। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। जो भी मैंने शेप ड्रॉ करनी है वो मैं शेप टूल से ड्रॉ कर सकता हूँ। एलिप्स करना है तो मैं एलिप्स कर लूँगा। तो ये डिफरेंट यूजेस है मेरे शेप टूल के। नेक्स्ट है मेरा हैंड टूल। अगर मैंने किसी इमेज को जूम किया हुआ है और मैं इसके हिडन पार्ट देखना चाहता हूँ तो मैं हैंड टूल लूँगा और इसको ड्रैग करूँगा तो मैं उस इमेज के हिडन पार्ट्स को भी देख सकता हूँ। उसके बाद जो मेरा टूल है वो है जूम टूल। ये जूम टूल पे मैंने क्लिक किया। अब जो भी एरिया मैं जूम करके देखना चाहता हूँ मैं उस पर क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से मेरे को वो एरिया जूम होकर दिखाई देगा। उसके बाद ये है मेरे कलर बॉक्सेस। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कलर मेरे अभी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं। कीबोर्ड से एक्स की जब आप प्रेस करेंगे तो ये स्विच होते हुए दिखेंगे। ये छोटा सा बॉक्स आपको बताता है कि बैकग्राउंड के जो डिफ़ॉल्ट और फोरग्राउंड के जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो अगर आपने सेलेक्ट करने होंगे तो जो ब्लैक और वाइट होते हैं। इन दोनों आइकन पे क्लिक करके आप इनको फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। तो ये थे आपके टूल्स इन फोटोशॉप। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है कि फोटोशॉप में नई फाइल कैसे क्रिएट करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कैसे करना है और फाइल को सेव कैसे करना है। नई फाइल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है तो आपको न्यू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे। ये प्रीसेट में आप डिफरेंट जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना साइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कस्टम में विड्थ और हाइट डाल देंगे तो आपका अपना साइज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, पिक्सल, इंचेस, रेजोल्यूशन, ये सारी सेटिंग करने के बाद आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपकी जो नई इमेज है, PSD फाइल है, वो आपकी ओपन हो जाएगी आपकी जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट की सेटिंग की जो आपने यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले थे। उसके बाद था आपका कि आपने कोई पुरानी फाइल है उसको ओपन कैसे करना है। फाइल पे जाके ओपन पे करना है क्लिक, या फिर आप Ctrl+O भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने इसको सेव करना है, ड्राइंग को आपने जो भी बनाई हुई है, तो आप फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइल की लोकेशन देंगे जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ फाइल का नाम जो भी रखना चाहते हैं आप और फाइल का फॉर्मेट जो
जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है रिफाइन सिलेक्शन एजेस। फोटोशॉप में जैसे ये मेरी इमेज ओपन की हुई है, इसको मैं यहाँ से लेसो टूल लेता हूँ और मैं कोई एरिया यहाँ पे जैसे फ्री हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके एजेस आप देखेंगे कि शार्प हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पे जाके रिफाइन एज पे क्लिक करूँगा तो एक नई लेयर के साथ ये ऑब्जेक्ट ओपन हो गया है। इसके एजेस आप देख सकते हैं कितने शार्प हैं। तो ये जो डिफरेंट सेटिंग मेरे को आ रही हैं, इनके बाद मैं इन एजेस को क्या कर सकता हूँ, स्मूथ कर सकता हूँ। तो व्यू में मेरे पास सेटिंग आ रही है ये वाली, इनमें से कोई भी सेटिंग जो भी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। स्मार्ट रेडियस या रेडियस पे क्लिक करके जो एजेस है उनके रेडियस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका, अगर आपने स्मूथनेस लानी है तो आप स्मूथनेस ला सकते हैं। फेदर का फीचर यूज़ करना है तो आप फेदर का फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट एजेस वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी ड्राइंग है जो उसके एजेस हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं वो स्मूथ से हो गए जो हार्ड एजेस थे। नेक्स्ट हम एजेस को सॉफ्ट करने के दो और तरीके देखेंगे, एंटी एलाइजिंग और फेदरिंग। तो जैसे मैंने ये इमेज ओपन की हुई है, मैं लेसो टूल से कोई सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फ्री हैंड आप देखेंगे तो इस तरह ये सिलेक्ट हो गई। बट अगर मैं, आप देखेंगे ऑप्शन बार में मेरे को ऑप्शन आ रहे हैं फेदर और एंटी एलाइजिंग का। अब मैं इसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एंटी एलाइजिंग सेलेक्ट कर देता हूँ और फेदर की वैल्यू दे देता हूँ मैं 50। तो अब जो मेरे एजेस होंगे उनका जैसे रेडियस 50 काउंट करेगा। तो मेरी शेप मैं जैसे मर्जी सेलेक्ट करूँगा ये, बट उसको राउंड से अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर लेगा। देखिए इसने इसको राउंड कर दिया मेरी सिलेक्शन को। तो ये था एंटी एलाइजिंग और फेदर वाला फीचर, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा वो है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। ये मेरी इमेज ओपन है। अब मैं 3 तरीके कौन से हैं इमेज को क्रॉप करने के, सबसे पहले मैं क्रॉप टूल लूँगा तो मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी। अब मैं जैसे ही इसको मूव करूँगा तो मेरा एरिया जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और बाहर से मैं बैकग्राउंड को रोटेट भी कर सकता हूँ। एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरा जो सिलेक्शन है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद जो मेरा सेकेंड मेथड है इमेज को क्रॉप करने का वो है क्रॉप विद स्पेसिफिक साइज। तो मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन बार पे मैं देख सकता हूँ मेरे को हाइट बिट सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे हाइट बिट सेट कर दूंगा अपने सिलेक्शन की, जो भी एरिया मैं इस सिलेक्शन के अंदर रखना चाहूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा एंटर प्रेस करते ही। और तीसरा जो मेरे पास सिलेक्शन का मेथड है वो है सेलेक्ट विद मार्क यू टूल। मार्क यू टूल से आपका बड़ी क्विक सिलेक्शन हो जाती है। मैं मार्क यू टूल से लेता हूँ रेक्टेंगल मार्क यू, जो भी एरिया मैंने सेलेक्ट करना था उसको सेलेक्ट किया और इमेज पे जाकर मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया तो मेरा जो सिलेक्शन मैंने मार्क यू टूल से की थी वो सिलेक्ट हो गई। तो ये थे क्रॉपिंग के तीनों मेथड। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है रोटेटिंग कैसे करना है, फ्लिपिंग का फीचर कैसे यूज करना है। तो ये मेरी इमेज ओपन है, इसको अगर मैंने रोटेट करना है तो मैं इमेज पे जाकर इमेज रोटेशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे करता हूँ तो आपकी इमेज देखो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। अगर मैं इसको 180 डिग्री करता हूँ तो मेरी इमेज 180 डिग्री पे रोटेट हो गई। अगर मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी। उसी के साथ आप देखेंगे इमेज रोटेशन में मेरे को फ्लिप करने का ऑप्शन भी आ रहा है नीचे। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली फ्लिप करना चाहूँ तो हॉरिजेंटल फ्लिप पे क्लिक कर दूंगा। अब इसकी मिरर इमेज हॉरिजेंटल वाली बन गई। और अगर मैं इसको वर्टिकली फ्लिप करना चाहता हूँ तो मैं फ्लिप कैनवस वर्टिकली क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएगी मेरी इमेज। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है कि आपने इमेज को रीसाइज करना है प्रीसेट साइज पे। नई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पे प्रीसेट साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाते हैं। यूएस पेपर, फोटो, मोबाइल एंड डिवाइसेस, जिस तरह की भी आप इमेज बनाना चाहते हैं ये सारे साइजेस आपके पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना साइज कस्टम सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी साइज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट करना है तो इंचेस सेलेक्ट कर देने हैं आपने। कलर मोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने ओके पे प्रेस करना है तो आप अपने जो प्रीसेट साइज है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रैक्टिकल है वो है कि एनलार्जिंग आपने कैसे करनी है। एनलार्जिंग करने के लिए क्या करना है आपने, जैसे आप नॉर्मली एनलार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है मेरी इमेज पिक्सलेट हो सकती है। तो आपने क्या करना है इमेज में जाकर इमेज साइज पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से इमेज को रीसाइज करेंगे तो वो इमेज आपकी पिक्सलेट नहीं होगी। मैं जैसे यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरी इमेज 100% पे है, मैं इसको 100
120% या 110% करूँगा तो मेरी इमेज 10% बढ़ जाएगी, 150 करूँगा तो 50% बढ़ जाएगी। अब मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, रीसाइज हो जाएगी और वो उसमें पिक्सलेट होने के चांसेस नहीं होंगे। रीसैंपल मैं सेलेक्ट करके रखूँगा, बाइक्यूबिकल ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड है, आपने इसको कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके किया तो देखो आपकी इमेज अब 10% बड़ी हो चुकी हुई है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मेरा रूलर्स एंड गाइड्स। इनका बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये है मेरे रूलर्स, सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है आपका, और ये है मेरा लेफ़्ट साइड वाला रूलर। इससे मेरे को किसी भी एलिमेंट को अगर मैंने अलाइन में सेट करना है तो मैं रूलर को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं माउस मूव करूँगा तो मेरे को इनकी पोजीशन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिख रही है 200 और 300 के पास, आप नोटिस कर सकते हैं। रूलर से हम गाइड क्रिएट करते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐसे मैं गाइड क्रिएट कर दूंगा। मैं एरिया डिफाइन कर दूंगा मैंने जहाँ पे एलिमेंट को अलाइन करना है। अब जो भी एरिया मेरा गाइड्स के बाहर का एरिया है वो प्रिंट नहीं होगा। मेरा जो मैंने काम करना है वो मैं इस पर्टिकुलर एरिया में ही काम करूंगा। मूव टूल से मैं इन गाइड्स को मूव कर सकता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है कि चेंजिंग प्रिंट साइज। आप प्रिंट साइज चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फोटोशॉप पे जाना है, इमेज पे इमेज साइज पे क्लिक करना है, वही पुराने वाली सेटिंग्स। यहाँ पे जो भी आप प्रिंट वाला साइज रखना चाहते हैं वो रख लेंगे, बट आपने प्रिंट करना है तो आपने यूनिट डॉक्यूमेंट के क्या कर लेने हैं, इंचेस सेलेक्ट कर लेने हैं पिक्सल की जगह पे। और रीसैंपल इमेज ये चेक होना चाहिए, और यहाँ पे रीसैंपल का जो तरीका है वो बाइक्यूबिकल ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, आपने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो भी साइज आप रखेंगे उससे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। इंचेस करेंगे तो वो प्रिंट होने वाला एरिया आपका दिखेगा। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि क्या प्रिंट होने वाला है आप पेज के ऊपर, हार्ड कॉपी के ऊपर, तो व्यू पे जाके आपने प्रिंट साइज पे क्लिक कर देना है। तो देखो आपकी ये बड़ी होगी, तो ये इसने आपको एग्जैक्ट साइज बता दी है, क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है कि वो प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है कलर मोड्स। जैसे ही आप देखेंगे कि आप नया डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो आप यहाँ पे कलर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्रे स्केल कलर मोड सेलेक्ट करूँगा और अब यहाँ पे कोई भी इमेज ड्रैग करता हूँ तो मेरी इमेज आप देखेंगे वो ब्लैक एंड वाइट आपको यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि ग्रे स्केल कलर मोड में आपको इमेज ब्लैक एंड वाइट जैसी दिखती है। नेक्स्ट जो मेरा प्रैक्टिकल है वो है डिजिटल कोलाज आपने कैसे क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है, डिजिटल कोलाज करने के लिए सबसे पहले आपने न्यू पे क्लिक करना है और कोलाज का जो भी आप एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किस साइज का आपका कोलाज बने वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने 500 इंटू 300 हाइट विड्थ ले ली, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन, कलर मोड और ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा कैनवस आ गया जिसके ऊपर मैं आपका कोलाज बनाना चाहता हूँ। अब जो भी इमेजेस मैं अपने कोलाज पे लाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे ड्रैग करके लेके आऊँगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ड्रैग करके लेके आएंगे तो इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपका ये फ़ायदा होता है कि आपकी इमेज पिक्सलेट नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज सेट कर दिया। एरो से मैं इसको मूव कर लूँगा। मैं अपने कोलाज में 3 इमेजेस लगा रहा हूँ, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप जितनी मर्जी इमेजेस लगा सकते हैं। एंटर प्रेस कर दिया, एक इमेज मेरी लग गई, बाहर वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड इमेज सेम स्टेप है, इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। आप कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्टर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। इस तरह आप सेकंड इमेज को भी लगा लेंगे, अलाइन कर लेंगे जहाँ पे भी आप अलाइन करना चाहते हैं। एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने थर्ड इमेज को लाना है यहाँ पे, तो मैं थर्ड इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। ये मेरी ऑटोमेटिकली जितना मेरे को साइज चाहिए उसी साइज की है। अगर मेरे को साइज चेंज करना है तो मैं साइज चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कोलाज बना दिया। आप इसमें 10 इमेजेस लगा सकते हैं, 50 इमेजेस लगा सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये मेरा कोलाज बन गया है, मैं फाइल पे जाके इसको सेव कर सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है डिजिटल कोलाज क्रिएट करना यूजिंग पेन टूल। तो ये मैं आपको एक कोलाज का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का कोलाज अगर आपने क्रिएट करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेम लेना पड़ेगा। जिस
फ्रेम में आप कोलाज बनाना चाहते हैं, इस फ्रेम में मैं कोलाज बनाऊंगा। अब मैं इसको जूम कर लूँगा और पेन टूल से इस वाले एरिया को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने पेन टूल से ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। मैं इसको आपको एडिट करके बताऊंगा। एंटर प्रेस कर दिया। अगर मेरे को एडिट करना है इस पाथ को तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन वाला टूल लूँगा, कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और एरो से इसको मूव कर लूँगा। ये सेंटर से भी मेरा स्पेस थोड़ा रेड दिख रहा है, यहाँ से भी इसको चेंज कर लूँगा। ये नीचे भी बचा हुआ है। ये मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि आप इस शेप को कभी भी एडिट कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं इसको नॉर्मल उस पर कर दूंगा। ये इसकी लेयर बन गई हुई है। इसी तरह मैं सेकंड वाला पाथ भी करूंगा कॉपी, फिर थर्ड वाला। इसमें जो कॉमन चीज़ें आप देखेंगे कि इससे मैं इस वाले को बना सकता हूं और इससे मैं इसको बना सकता हूं। तो मेरे को 1, 2 और 3 इमेजें के पाथ क्रिएट करने हैं, बाकी सारे मेरे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसको आपने रिवर्स कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये लेयर बनी हुई है, लेयर को क्या करेंगे आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे। अब ये लेयर बन गई हुई है, आप मूव टूल लिया आपने, इसको मूव किया। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा ट्रांसफॉर्म के लिए, राइट क्लिक प्रेस करूंगा और मैं इसको कर दूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो अब ये इमेज मेरी फ्लिप हो गई। सेम ही प्रोसीजर मैं यूज करूंगा और ये नीचे वाले पाथ भी सेलेक्ट कर लूंगा यूजिंग पेन टूल। ये दोनों शेप ड्रा करने के बाद आप बाकी शेप्स भी इसी तरह पेन टूल से ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नई इमेज यहाँ पे इन शेप्स के अंदर कैसे इंसर्ट करनी है। आप क्या करेंगे, इमेज को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप एंटर प्रेस कर देंगे। जिस भी लेयर पे आप इस इमेज को लगाना चाहते हो उसके साथ ही इमेज को रखिए। जैसे इस लेयर पे लगाना है तो मैंने इस इमेज से पहले रख दिया इसको। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इस इमेज को लाइन कर दूंगा उस एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पे इस इमेज को आना है। शिफ्ट और अल्टर प्रेस करके मैं इसको रीसाइज कर लूंगा। अब मैं इसको मूव करके फिट कर दूंगा इस एरिया के अंदर। बाहर जा रही है, इसको बाहर जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब भी मेरी इमेज सेंटर में नहीं आई है तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। ये मेरी उसी फ्रेम के अंदर फिट हो। फिर से इमेज को ड्रैग करूंगा, इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसको रीसाइज कर दूंगा, इसको मूव कर दूंगा जहाँ पे मैंने इसको रखना है। अब ये मेरी इमेज नीचे जा रही है, मेरे को इस लेयर को नीचे लाना पड़ेगा और इमेज को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी शेप ये आ गई है। कंट्रोल टी से मैं जरा इस इमेज को फिर से जरा सा रीसाइज करूंगा ताकि वो इस बॉक्स के अंदर फिट आ जाए। अभी ये इमेज बाहर जा रही है तो आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप एंटर प्रेस कीजिए, फिर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दीजिए। ये इमेज आपकी यहाँ पे फिट होगी। तो अब आप कंट्रोल टी प्रेस करके रीसाइज करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से आपने क्या करना है, बाकी वाले शेप भी ड्रॉ करने हैं फ्रेम के यूजिंग पेन टूल और उसके बाद इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ फ़ोटो इंसर्ट कर देनी है जैसे मैंने आपको बताया। फाइनल आप देखेंगे, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, इस तरह से दिखेगा आपका। इमेजेस डालने के बाद आपका जो कोलाज है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये गाइड्स आपको हेल्प करते हैं आपके इन ऑब्जेक्ट को सही जगह पे प्लेस करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर कोलाज। इस तरह से आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग कोलाज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट रैपिंग, कि टेक्स्ट रैपिंग हम कैसे कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के थ्रू। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। अब जिस इमेज के सराउंड मैंने टेक्स्ट को रैप करना है उस इमेज को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा डॉक्यूमेंट के अंदर। मेक श्योर योर इमेज शुड बी PNG, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद आप शिफ्ट और अल्टर से इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रीसाइज कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये मैंने इस इमेज को यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर में रख लिया। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट मैंने कंट्रोल के साथ इस इमेज को, इस लेयर को आप देखेंगे डिफरेंट लेयर बनी हुई है, इसको मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये मेरी PNG इमेज है जो सेलेक्ट हो चुकी हुई है। अब मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। इसमें एक्सपेंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। एक्सपेंड बाय 30 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ, जितना आप इस इमेज के सराउंड बॉर्डर सा क्रिएट करना चाहते हैं। अब इसके सराउंड एक बॉर्डर हो गया। आपका जो टेक्स्ट
रैप होगा वो इसके साथ चिपकेगा। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट करना है, सेलेक्ट पे फिर से जाना है और इनवर्स पे क्लिक करना है। इनवर्स पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि आपका एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर आ गया हुआ है और इस इमेज के सराउंड भी एक बॉर्डर आ गया हुआ है। उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल चूज करना है और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन वाली लेयर ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आप दूसरी कोई लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपको, अगर सिंगल वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी टेक्स्ट रैपिंग नहीं हो पाएगी। तो आपने इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन वाली लेयर सेलेक्ट करनी है और अब आपने जिस एरिया पे टेक्स्ट राइट करना है वो आप रेक्टेंगल बना देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पाथ वाले सेक्शन में जाना है। अगर पाथ आपके इसमें नहीं आ रहा है तो आपने विंडो मेनू में जाके पाथ वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है तो आपका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। अब पाथ वाले इसमें आपके पास देखो ये राइट हैंड साइड पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पे आपने क्या करना है, मेक वर्क पाथ, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। टॉलरेंस आपने 0.5 सेलेक्ट कर देनी है, ओके कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपने अब टेक्स्ट रैप करना है तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और टेक्स्ट के लिए आपको टाइप टूल लेना पड़ेगा या टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा। मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और इस इमेज पे जहाँ पे भी टेक्स्ट शुरू करना है मैं वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो CS6 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें मैं जाऊँगा टाइप में और पेस्ट लोरियम IP सम, इस पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा ये टेक्स्ट इमेज के सराउंड आ जाएगा। अभी कुछ और टेक्स्ट ऐड हो सकता है तो मैं फिर से टाइप पे जाके पेस्ट लोरियम IP सम पे फिर से क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट कंप्लीट यहाँ पे आ गया। तो इस तरह मैं अपनी जो इमेज है उसके सराउंड टेक्स्ट को रैप कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग। अब मैं मूव टूल पे जाके इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं इस इमेज को सेव करना चाहता हूँ तो मैं अल्टर कंट्रोल शिफ्ट और S दबाऊंगा तो मेरी इमेज क्विकली सेव हो जाती है। सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी इमेज क्या हो गई, सेव हो गई। अगर मेरे को इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये वाली लेयर हाइड कर दूंगा तो ये मेरी ट्रांसपेरेंट इमेज बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्विक रिव्यू करके देखेंगे कि हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम 11th कंप्यूटर साइंस का यूनिट 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था डिजिटल इमेज एडिटिंग। इसमें हम फोटोशॉप का यूज़ कर रहे थे और इसमें हमारा 9 मार्क्स का पेपर आएगा फाइनल एग्जाम के लिए। कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड थे, फोटोशॉप, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और कंपोनेंट्स, फोटोशॉप वर्कस्पेस, पैलेट्स इन फोटोशॉप, टूल्स इन फोटोशॉप, टूल बॉक्स, हाउ टू क्रिएट, ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट इन फोटोशॉप, क्रॉपिंग, रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग इमेजेस इन फोटोशॉप, कलर मोड्स इन फोटोशॉप और डिजिटल कोलाज कैसे क्रिएट करना है फोटोशॉप। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे 11th 4th चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इनको पढ़ूंगा नहीं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में उसकी भी आपकी तैयारी हो जाए। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ से इनकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपके पास 9 to 12 कंप्यूटर साइंस का स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है magicinfo.in। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।